G20 में जिनपिंग के ना आने से भारत को होंगे 4 बड़े फायदे। जिनपिंग के भारत न आने को लेकर हुए कई बड़े खुलासे। असली कारण जानकर पीएम मोदी भी हुए हैरान। इतिहास में पहली बार चीन के राष्ट्रपति G20 मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं। साल 2008 से G20 की शुरुआत हुई थी, पर तब से लेकर अब तक हर बार चीन के राष्ट्रपति सम्मेलन में पहुंचे थे। यहां तक कि साल 2020 और 2021 में कोरोना संकट के दौरान भी चीन के राष्ट्रपति वर्चुअली G20 में शामिल हुए थे। G20 में शामिल ना होकर चीन ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। एक तरफ तो चीन ने भारत को झटका दिया, वहीं दूसरी तरफ ये अमेरिका के लिए भी सबसे बड़ा झटका है और साथ ही उसने रूस के प्रति हमदर्दी भी दिखा दी है। कोरोना और यूक्रेन में सबसे ज्यादा दर्द चीन को हुआ है, लेकिन अब G20 में ना आकर जिनपिंग ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जिनपिंग के ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के तुरंत बाद G20 से भाग जाना अमेरिका द्वारा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब जिनपिंग पूरी तरह से रूस के पाले में जा चुके हैं। इस दृश्य को अमेरिका कभी भूल नहीं पाएगा। पुतिन इस वक्त पूरी दुनिया में कई लोगों के लिए एक हत्यारा है, तो वहीं कई लोगों के लिए वो एक मसीहा भी है। पुतिन के ऊपर इस वक्त क्राइम की वजह से मुकदमा चलने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका की नज़र में भी पुतिन एक हत्यारा है। अब अमेरिका अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र चलाते हुए चीन के $1 ट्रिलियन फॉरेन रिजर्व को जब्त कर सकता है। चीन पर बड़े बड़े सैंक्शन भी ठोके जा सकते हैं। चीन की हालत और भी ज्यादा बुरी होने वाली है। इसके अलावा चीन किसी भी हालत में भारत के G20 को सफल नहीं होने देना चाहता, जिसका सबसे बड़ा कारण है 2024 लोकसभा चुनाव। चीन पीएम मोदी से बेहद नफरत करता है। चीन चाहता है कि 2024 में पीएम मोदी चुनाव हार जाएं, ताकि वो बॉर्डर पर अपनी मनमानी कर सके। G20 में चीन के ना शामिल होने के बाद एक बात तो बिल्कुल तय है कि अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। अगर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता है तो उसमें भारत को टॉप 3 में रखना ही होगा, जिसमें अगर टॉप 3 देशों को फिर से वीटो पावर जैसी कोई बड़ी शक्ति मिलती है तो उसमें भारत को भी शामिल करना ही पड़ेगा। मतलब जिनपिंग का भारत न आना हर मामले में अच्छा माना जा रहा है। G20 में शामिल ना होने के बाद अब चीन पर अन्य देशों का भरोसा टूटने लगेगा। चीन में इन्वेस्टमेंट बेहद कम आएगी। चीन की डूबती हुई अर्थव्यवस्था अब एक बहुत बड़ी डुबकी लेने जा रही है, जिसके बाद शायद वो सांस भी लेने के काबिल नहीं बचेगी। दरअसल बात ऐसी है कि जिनपिंग भारत के बढ़ते दबदबे को स्वीकार नहीं करना चाहते, यानी कि चीन महाशक्ति के रूप में भारत के उदय से घबराया हुआ है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग और फिर आदित्य L1 के लॉन्चिंग ने भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। इसके अलावा भारत ने चीन से दुनिया के ग्रोथ इंजन का तगमा भी छीन लिया। जहां भारत की GDP 7.8% की दर से बढ़ रही है, तो चीन की अर्थव्यवस्था अपने सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। भारत के उदय को चीन अपने लिए खतरा मान रहा है, जो खुलकर दुनिया को याद दिला रहा है कि कोरोना के समय चीन पर भरोसा करना दुनिया को कितना महंगा पड़ा था। चीन इन दिनों ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी भारत के हाथों खोने से डरा हुआ है। यही वजह है कि वो भारत के नेतृत्व में हो रहे G20 की सफलता में चारों तरफ से अड़ंगा लगा रहा है। भारत ने एक संस्कृत शब्द वासुदेव कुटुंबकम को G20 का मुख्य एजेंडा बनाया। इस संस्कृत शब्द से चीन को तगड़ी मिर्ची लगी और उसके चारों तरफ से धुआं निकलना शुरू हो गया। भारत हमेशा से ही पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। यहां तक कि जब चीन ने दलाई लामा को तिब्बत से खदेड़ दिया था, उस वक्त भी भारत ने उन्हें अपने वासुदेव कुटुंबकम नीति के अंतर्गत शरण दी। शायद इसी कारण चीन ने G20 के दस्तावेजों में संस्कृत जैसी गैर संयुक्त राष्ट्र भाषा के इस्तेमाल पर आपत्ति जाहिर की। चीन ऐसा अकेला देश है जिसने इस श्लोक के इस्तेमाल का विरोध किया। यहां तक कि रूस ने भी इस मुद्दे पर चीन का समर्थन नहीं किया, जबकि पीएम मोदी तक वासुदेव कुटुंबकम का मतलब दुनिया को समझा चुके हैं। पीएम ने कहा था कि विश्व को भी परिवार मानते हैं, लेकिन चीन का मानना है कि आने वाले समय में जब वो नेपाल और भूटान पर कब्जा करेगा, उस वक्त भी भारत अपने वासुदेव कुटुंबकम नीति के तहत नेपाल और भूटान नरेश के साथ खड़ा हो जाएगा। उन्हें भारत में शरण दे सकता है, जो चीन के लिए घातक साबित हो सकता है। मतलब भविष्य में चीन अभी और कई सारे दलाई लामा पैदा करने वाला है, जो भारत में आकर चीन के खिलाफ बिगुल फूंक सकते हैं। पूरी दुनिया में भारतीयों और भारतवंशियों के बढ़ते दबदबे से चीन की नींदें उड़ चुकी है। जानकार बताते हैं कि अगर अमेरिका ठान ले तो अगले 10 सालों में चीन पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा और उसे कोई पूछेगा तक नहीं। हाल ही में बाइडेन का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो जिनपिंग के भारत में आयोजित G20 में न आने को लेकर कहते हैं कि वो निराश हैं। बाइडेन ने कहा, मैं निराश हूं, लेकिन मैं उनसे मिलूंगा। बाइडेन तो पहले से ही चीन से काफी निराश थे, लेकिन अब उन्होंने चीन को सबक सिखाने की ठान ली है।
आप सभी जानते हैं कि चीन आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था सिर्फ अमेरिका के दम पर बन पाया। अमेरिका ने जो गलती पिछले 30-40 सालों में की थी, आज उसी के कारण चीन एक महाशक्ति बन चुका है। सस्ते मजदूर और सस्ते प्रोडक्शन के चक्कर में अमेरिका की लगभग सारी कंपनियों ने चीन में अपना प्रोडक्शन शुरू किया और चीन को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। लेकिन अमेरिका ये भूल गया कि सस्ते प्रोडक्शन कराने के लिए चीन अपने नागरिकों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव कर रहा है। और साथ ही अमेरिका ये भी भूल गया कि चीन एक डेमोक्रेटिक देश नहीं बल्कि एक कम्युनिस्ट तानाशाह है। और आज यही कम्युनिस्ट देश अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। हालांकि अब अमेरिका की आंख खुल चुकी है और अब वो अपने बड़ी कंपनियों को भारत जैसे महान डेमोक्रेटिक देश में एंट्री कराना चाहता है। आज से लगभग 3 दशक पहले सस्ते प्रोडक्शन के कारण देखते ही देखते अमेरिकी कंपनियों को बम्पर प्रॉफिट होने लगा और साथ ही चीन भी अपनी गरीब जनता को रोटी देने में कामयाब होने लगा। पूरे चीन में जमकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बारिश होने लगी। इसके बाद मेड इन चाइना के तहत पूरी दुनिया में चीनी प्रोडक्ट्स की बाढ़ आ गई और उसकी तूती बोलने लगी और देखते ही देखते वो सप्लाई चेन का किंग बन गया। इसी कारण जब कोरोना में चीन की मैन्युफैक्चरिंग ठप पड़ गई थी तो इसका असर अमेरिका समेत पूरी दुनिया में देखने को मिला। सप्लाई चेन बुरी तरह से चरमरा गई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त रिस्क लेते हुए चीन की कमर तोड़नी शुरू कर दी। उन्होंने खुलेआम ट्रेड वॉर छेड़कर चीन को घुटनों के बल गिरा दिया, जिसके बाद चीन ने बदला लेते हुए पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला दिया। चीन का भारत में G20 में न आना एक बड़ा यूक्रेन युद्ध भी है। जिनपिंग को पता है कि एक बार फिर से G20 में यूक्रेन मुद्दा गर्म हो जाएगा। ऐसे में सारे पश्चिमी देश मिलकर चीन पर जबरदस्त दबाव बनाएंगे ताकि वो यूक्रेन संकट को एक खूनी युद्ध माने और पुतिन का समर्थन ना करे। G20 में जिनपिंग की इसलिए भी आलोचना हो सकती है क्योंकि हाल ही में वो रूस गए थे और अब वो पुतिन को अपने यहाँ होस्ट भी कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो चीन इस वक्त रूस और अमेरिका के बीच बुरी तरह से फंस चुका है, जबकि वहीं भारत दोनों तरफ से मलाई खा रहा है। भारत के इस चाल को भी चीन बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता। पिछली G20 बैठक इंडोनेशिया के बाली में हुई थी और वहां के राष्ट्रपति ने आखिरी मौके पर वर्ल्ड लीडर्स को ज्वाइंट स्टेटमेंट देने के लिए मना लिया था। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ल्ड लीडर्स के साथ व्यक्तिगत संबंध उन्हें ज्वाइंट स्टेटमेंट देने के लिए राजी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कश्मीर और अरुणाचल में भी भारत ने G20 के कुछ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की थी। भारत के इस कदम से चीन बुरी तरह से जल गया। कश्मीर और अरुणाचल वाली G20 मीटिंग में भी चीन शामिल नहीं हुआ था। बेंगलुरु में हुई G20 मीटिंग के दौरान भारत ने पूरी दुनिया में कहा था कि कर्ज देने के प्रोसेस को रीस्ट्रक्चर किया जाए ताकि गरीब देशों को राहत मिल सके। भारत के इस प्रस्ताव से चीन काफी नाराज हुआ, जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीकी देश बेहद खुश थे, जो पहले से ही चीन के कर्ज जाल में फंसकर बर्बाद हो चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार यूरोपियन यूनियन G20 में शामिल है, ठीक उसी प्रकार मोदी अब अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल करके एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। अगर अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल होता है तो G20 का नाम बदलकर G21 रख दिया जाएगा। वहीं चीन ये नहीं चाहता कि उसके कर्ज लेन देन की प्रक्रिया में भारत अड़ंगा बने। G20 के ठीक पहले भारत ने सीमा पर अपने सारे खूंखार मिसाइलों और हथियारों को तैनात कर दिया है। लगभग युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इस कारण भी जिनपिंग बेहद घबराए हुए हैं। चीन किस प्रकार भारतीय मीडिया पर कब्जा करता है, हाल ही में इसका खुलासा भारत ने किया था। भारत के इस खुलासे से चीन बेहद नाराज था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिनपिंग भले ही G20 में नहीं आ रहे, लेकिन वो बीजिंग में बैठकर अफ्रीका के छोटे छोटे देशों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चीन के राष्ट्रपति भारत के G20 में आने के बजाय छोटे छोटे अफ्रीकी देशों से मिलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं।